नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। यू यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को साधारण शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रयास तो बेहतर है, आप इस प्रयास को और भी बेहतर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सब्सक्राइबिंग और सम कमेंट। ऑफ कोर्स बेस्ट कोटेशन है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी सफलता प्राप्त कीजिए। सारे के सारे लोग बस आपके सफलता के लिए ताली ही बजाएंगे और इससे बड़ा रिवेंज तो कुछ हो नहीं सकता है। तो पहला प्रश्न है हिस्ट्री इन आर्ट एंड कल्चर से, आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चैराडियो मोइडेम्स, चारा चारा ईडियो मोइडेम्स आर रॉयल burial sites of Ahom dynasty. Charadio moedems are mainly located in Tripura. Till now, no cultural heritage site in the northeast India has been included in UNESCO World Heritage Sites. अब तक कोई भी है कल्चरल हेरिटेज साइट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से उठाकर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया है। यही स्टेटमेंट तो आपको पकड़ना था और अब पकड़ लीजिए तो सही है। सही जवाब है 1 और 3, सही बात है। अब तक तो नहीं था लेकिन अब हो गया है। तो सबसे पहले त्रिपुरा में नहीं है वो है असम में, ठीक है। लेकिन लेट्स सी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पुट फोर्थ द नेम्स ऑफ असम चैराडियो मोइडेम्स burial sites for addition to United Nations एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में असम का चैराडियो मोइडम्स जो है उस जो ब्यूरियल है उसको मतलब भेजा गया है। If selected, 90 royal burials at Charadio will be the only only the cultural heritage site in the northeast to get the coveted status। ऐसा होता है तब ना, और होगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला दृश्य हो जाएगा। ये जो चैराडियो मोएडेम्स आर द रॉयल ब्यूरियल sites of Ahom dynasty which ruled over much of the Assam and northeast from 1228 से 1826 AD, located around 30 kilometers from Shivsagar town in the eastern Assam, and even today, the Tumli in Charadio are considered sacrosanct by many locals। देखिए मोइडम है, होता क्या है? मोइडम इज ए tumulus, that means a mound of the earth raised over the grave of a home royalty and aristocracy, while Charadio exclusively contains moedems of home royals. Other moedems of aristocrats and chief can be found scattered across eastern Assam in the region between towns of Jorhat and Dibrugarh. Inside the chambers of moedem, the dead king would be buried along with items he needed for the afterlife, as well as the servants, horse, livestock, and even their wives. It is similarly of the Ahom burial rites with that the ancient Egyptian that have give Chadio Moedam और द मोनिकर पिरामिड ऑफ असम। इसको पिरामिड ऑफ असम कह सकते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है चैडियो। बहुत चर्चा में था, दैट कुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। एक तो असम में है, अहोम राजा से जुड़ा हुआ है और इसमें पुनर्जन्म का विश्वास भी किया जाता है। ये सब क्वेश्चन बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उरोसी। उरोसी के बारे में, उरोसी इज ए गुप्ता एरा आर्किटेक्चरल फीचर। वुडन शटर are used as a partition wall within the buildings instead of concrete walls. Ursi works include octagonal, decagonal, ornamental pillars too. चलिए, let's see everything is right. No, it's 2 and 3. One way of saving lives in the case of natural calamity is to reconnect
with older methods of architecture and construction. आज की जीवन जितनी खतरनाक हो गई है, जितने भूकंप भूकंप आ रहे हैं, उससे बचने के लिए एक तरह से आप पिछले कुछ आर्किटेक्चर पर ध्यान दीजिए, उसके कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें समाधान ढूंढ सकते हैं। तो जो उर्सी है, जो कि मुगल एरा होम आर्किटेक्चरल एलिमेंट है इन वन सच, इसी प्रकार में उर्सी जो मुगल एरा का है। उर्सी आर द वुडन शटर, उर्सी जो है ना वो वुडन शटर होता है, यूज एज ए पार्टीशन walls is a partition walls within the homes instead of concrete walls। दरवाजा जो है, आई I मीन जो दीवारें जो है वो लकड़ी के बनाए गए हैं, ना कि कंक्रीट के। कुर्सी वर्क्स इंक्लूड ऑक्टागोनल भी हो सकता है, डेकागोनल भी हो सकता है, ऑर्नामेंटल पिलर्स भी हो सकता है। जलाली हाउस इज़ अ लैंडमार्क इन श्रीनगर, जलाली हाउस जो है श्रीनगर में है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। दैट हैज़ आर्किटेक्चरल एलिमेंट, यही है कुर्सी। तो घर के बीच में दीवार तो है, लेकिन दीवारों जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल गार्डन। A defining features of these gardens is the use of waterways, often to demarcate the various quadrant of the garden. Gardens surrounding Humayun's tomb in Delhi and Nisad Bagh in Srinagar were built in this style. At present, India is the only country to have a Mughal garden. ऐसा स्टेटमेंट तो गलती ही हो जाता है। आइकॉनिक मुगल गार्डन्स एट राष्ट्रपति भवन, आइकॉनिक जो मुगल गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन में है, प्रेसिडेंट्स हाउस जिसको बोलते हैं, इन दिल्ली हैव बीन रीनेम्ड, अब उसका नाम बदल दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब उसका नाम कलेक्टिवली आइडेंटिटी ऑफ द ऑल गार्डन्स, राष्ट्रपति भवन में जितने भी गार्डन्स है उसका नाम हो गया है अमृत उद्यान, अमृत उद्यान, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अ नंबर ऑफ मुगल गार्डन्स, बहुत सारे मुगल गार्डन्स हैं। अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंडिया है, पाकिस्तान में है। द मुगल्स वेयर नन टू बी अप्रिसिएटेड गार्डन्स, मतलब गार्डन उनको बहुत पसंद हुआ करता था। इन बाबरनामा, बाबर सेज दैट his favorite kind of garden is the Persian charbagh style, literally four gardens. Charbagh structure was intended to create a representation of earthly utopia, मतलब धरती को जन्नत के रूप में देखने के दृष्टिकोण से इसको चारबाग बताया जाता था। जन्नत in which humans coexist in the perfect harmony with all the elements of nature, defined by its rectilinear layouts divided into four equal sections. These gardens can be found across lands previously ruled by the Mughals, from the gardens surrounding Humayun's tomb in Delhi to Nisar Bagh in Srinagar. All are built in this style, giving them moniker of the Mughals garden. A defined features of these gardens is use of waterways, often to demarcate the various quadrant of the gardens. Next question from agriculture. Consider the following statement regarding conservation agriculture. Conservation agriculture CA is a farming system that can prevent losses of arable land while generating degraded lands. It includes crop like integration and live and integration of the trees and pastures into the agricultural landscapes. External inputs such as agrochemicals are completely avoided. It's a completely avoided so that it does not disrupt the biological process. Completely नहीं, little bit. देखिए, conservation of agriculture is a farming system that can prevent losses of arable land while regenerating degraded lands. Regenerating करना है degraded lands को. It promotes maintenance of the permanent soil cover, minimum soil disturbance, diversification of plant species, diversification भी तो करना है plant species का. It enhances the biodiversity, natural biological process above and below the ground surface, which contribute to increase water and nutrient use efficiency and improve and sustain crop production.
ये जो कंजर्वेशन प्रिंसिपली आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल एग्रीकल्चर लैंडस्केप and land use with locally adapted practice. Soil interventions such as mechanical soil disturbances are reduced to an absolute minimum or avoided, and external inputs such as agrochemicals and plant nutrients of mineral or organic are applied optimally and in ways and quantities that do not interfere or disrupt the biological process. Which of the following of the advantage of the drip irrigation? Prevention disease by minimizing water contact with the leaves, stem, and fruit of the plants. It reduces the weed growth, reduce leaching of the water and nutrients below the root zone. ये तो सही सारे स्टेटमेंट सही हैं. Unlike the food flood method, बाढ़ वाली खेती में क्या होता है? जस्ट उसके ऑपोजिट. जो फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन के जस्ट ऑपोजिट ड्रिप मेथड सप्लाइज वाटर डायरेक्टली टू द रूट, डायरेक्टली रूट में देगा पानी, root zone of the crop through the network of pipes and emitters. Since it supplies water directly to the crop rather than the land around, the water losses occurring through the evaporation and distribution are significantly reduced. The on-farm efficiency of the deep irrigation system is estimated to be covered 90%. और ये जो डीप इरीगेशन से जो ड्रिप इरीगेशन से होता है ना, उसका यूज जो होता है 90% के आसपास हो जाता है. ड्रिप इरीगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर रॉ क्रॉप्स जैसे कि वेजिटेबल, सॉफ्ट फ्रूट, ट्री, वाइन क्रॉप्स वेयर वन और मोर इमिटर्स कैन बी प्रोवाइडेड फॉर ईच प्लांट. इन एडिशन ड्रिप इरीगेशन क्या क्या करता है, देखिए ड्रिप इरीगेशन प्रिवेंट्स डिजीज बाय मिनिमाइजिंग वाटर कंटेंट. या वाटर कॉन्टेक्ट से जब कम से कम आएगा तो स्वाभाविक है पत्ता सड़ेगा भी नहीं, गलेगा भी नहीं, फ्रूट और प्लांट्स कम से कम प्रभावित होंगे. allows the allows the rows between plants to remain dry, improving access and reducing weed growth. Save times, money, water because the system is so efficient. Decrease labor, increase effectiveness on even ground. Uneven ground में भी बेहतर हो सकता है. Reduces leaching of the water and nutrients below the root zone. Consider the following statement regarding coffee plantation in India. Coffee in India is grown under a canopy of thick natural shade in ecologically sensitive region of the western and eastern Ghats. Kerala is leading producer of coffee in India. The two main varieties of coffee grown in India are Arabica and Robusta, with Arabica type of coffee being produced more than Robusta type in the last decades. सबसे पहली बात तो केरला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, कर्नाटक है. तो दूसरा स्टेटमेंट छाट दीजिए और चले जाइए केवल और केवल एक के साथ. देखिए कॉफी इन इंडिया इज ग्रोन अंडर ए कैनोपी ऑफ थिक नेचुरल सीड इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स. द टू मेन वेराइटीज कॉफ़ी का है अरेबिका और रोबस्टा. भारत में अरेबिका और रोबस्टा. ट्रेडिशनली इंडिया हैज़ बीन नोटेड प्रोड्यूसर ऑफ अरेबिका कॉफ़ी. भारत में अरेबिका कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होता है. बट इन द लास्ट डिकेट्स, लेकिन लास्ट डिकेट में क्या हुआ ना, रोबस्टा बीन्स आर ग्रोइंग सब्सटेंसली ड्यू टू द हाई yields, which now account for 60% of the coffee produced in India. तो रोबस्टा ने जीत लिया है बाजी. And कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया. तो रोबस्टा ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है पिछले दशक से. अब आते हैं हम लोग डिफेंस एंड सिक्योरिटी में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए चार्जशीट इज अ फाइनल रिपोर्ट prepared by a police officer or investigating agency after completing their investigation of a case. Charges must be filed against the accused within a prescribed period, otherwise, the arrest is illegal and the accused is entitled to bail. The term charge sheet and the first information report FIR defined in the Code of क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC में क्या डिफाइन किया गया चार्जशीट को.
डिफाइन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका निश्चित कोई परिभाषा है क्या? लेट्स सी। एक और दो सही है, तीन नहीं सही है। चार्जशीट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 173 सीआरपीसी में। चार्जशीट डिफाइन अंडर द सेक्शन सीआरपीसी 173 इट्स अ फाइनल रिपोर्ट prepared by the police officer या investigating agency after completing their investigation of the case. After preparing the charge sheet, the officer in charge of the police station forwards it to the magistrate, who is empowered to take the notice of the offences mentioned in it. A charge sheet must be filed against the accused within the prescribed period 60 to 90 days. Otherwise, the arrest is illegal and the accused is entitled to bail. The term charge sheet has been expressly defined under the section 173 of the CRPC, but जो FIR है has not been defined. Charge sheet defined है, but FIR has not been defined in either of the IPC हो या CPA CRPC हो. Instead, it finds a place under the police regulation rules section 154 CRPC, which deals the information is a cognizable cases. While the charge sheet is the final report filed towards the end of an investigation, जब इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाता है उसके बाद चार्जशीट बनता है. FIR इज फाइल्ड एट द फर्स्ट इंस्टांसेस, लेकिन FIR तो पहले बार ही उसको लिखना पड़ता है ना. दैट पुलिस इज इन्फॉर्म ऑफ ए कॉग्निजिबल ऑफेंस या ऑफेंस फॉर विच वन कैन बी अरेस्ट. FIR लिखे सर मेरा इसके खिलाफ FIR लिखा है तरह, तो उसको पता चलता है कि कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है, ऑफेंस कैसा है, उसके आधार पर उसको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट बॉर्डर बनता है. तो विच वन कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट. अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो विदाउट वारंट हो जाएगा. जैसे कि रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है, अगर उसका FIR लिखाया जाता है तो उसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट का वारंट है कि नहीं. बाकी जो जो छोटे मोटे गतिविधि है जिसमें आपको फंसाने के चांसेस बनते हैं उसमें आपको वारंट चाहिए. जैसे घर में घुसना तो वारंट है आपके पास, आप मेरा घर का सर्च कैसे ले सकते हैं? हाउ कैन यू हैव यू एनी वारंट? बट इफ द विक्टिम इज सस्पेक्टेड ऑफ in a case like rape, murder, kidnapping, that could be without a warrant. Consider the following statement regarding live fire exercise. Live fire exercises. They are exercises used by military personnel in which live ammunition is used to create conditions that are close to real combat scenario as possible. As part of the no first use policy, India does not carry out live fire exercise. During the during live fire training, soldiers are placed in simulated combat situation and are given the opportunities to use their weapons and equipments. Live fire exercise में क्या होता है? हमें एग्जैक्टली उसी तरह होता है जैसा कि लगता है रियल लाइफ में हो रहा है, रियल सिचुएशन, रियल कॉम्बैट सिनेरियो जैसा होता है. हालांकि भारत ने ऐसा एक्सरसाइज नहीं किया है, ये तो हमको लगता है संदेहात्मक है. एक और तीन सही है. व्हाट आर द लाइव फायर एक्सरसाइज? दे आर एक्सरसाइज प्राइमरली यूज बाय मिलिट्री पर्सनल. ये मिलिट्री पर्सनल के द्वारा किया जाता है. इन विच लाइव एमुनिशन इज यूज टू क्रिएट ट्रेनिंग कंडीशन दैट आर एज क्लोज एज रियल कॉम्बैट सिनेरियो. मतलब लग रहा है सच्चे मच्चे युद्ध हो रहा है, ऐसा मतलब प्रैक्टिस किया जाएगा. ड्यूरिंग द लाइव फायर ट्रेनिंग सोल्जर्स आर प्लेस इन सिमुलेटेड कॉम्बैट सिचुएशन. समझ लो दुश्मन आपके सामने है और वही गोलीबारी कर रहा है, उसी तरह से आपको मतलब ट्रेन किया जाएगा. सोल्जर्स को रख दिया जाएगा सिमुलेटेड कॉम्बैट सिचुएशन एंड आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर वेपन्स. और आपका हथियार आपके सामने, आप जो करना करिए. एंड इक्विपमेंट्स लाइक सीप्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, ड्रोन, सब कुछ है आपके पास. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द टेस्टिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ व्हीकल्स. हथियार की जांच होती है, हथियारों का काम कैसे हो रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं, कि धोखा दे रहा है क्या. Other vehicles, weapon platforms, weapon systems such as intercontinental ballistic missile, cruise missile, anti-aircraft weapons, so that any design flaws can be resolved before the weapons are fully operational. ऐसा ना हो
कि एन वक्त में धोखा दे दे। इन सितंबर 2021 इंडियन आर्मी कैरिड आउट एन इंटीग्रेटेड मीन लाइव फायर एक्सरसाइज इन लद्दाख। लद्दाख में ये एक्सरसाइज किया जा चुका है 2021 में। बात करते हैं मैप्स एंड प्लेसेस की। विच ऑफ दिस अफ्रीकन स्टेट्स बॉर्डर मेडिटेरियन सी? इजिप्ट करता है ऑफकोर्स, चाड, ट्यूनिसिया, तो इसमें नाइजर और चाड तो होगा नहीं। इजिप्ट और ट्यूनिसिया के साथ नहीं, केवल और केवल एक ही है, ट्यूनिसिया भी लैंडलॉक्ड है। लेकिन नाइजर, चाड पूरा का पूरा अंदर है। इसमें अगर मेडिटेरियन सी में जो साझा करता है तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनिसिया है, ठीक है, ट्रिपोली है, इजिप्ट है, नॉट नाइजर, नॉट चाड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर शेयर्ड बाउंड्री विथ लेक विक्टोरिया? लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक तो अफ्रीका में है, और ये तंजानिया, रवांडा, केनिया, उगांडा, केनिया, उगांडा। लेक विक्टोरिया केनिया होगा, तंजानिया होगा, युगांडा होगा, रवांडा तो होगा नहीं। रवांडा कहाँ पर है पता नहीं है। रवांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये सब जो है ना। अच्छा, तंजानिया, केनिया, उगांडा। 1, 3, 4 ऑफकोर्स ये है लेक विक्टोरिया। दिस इज लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया का जो बॉर्डर है उगांडा से लगता है, केनिया से भी लगता है, और तंजानिया से भी लगता है। Consider the following statement regarding geography of Egypt. Egypt is a transcontinental country spanning both Africa and Asia. एशिया में कहाँ से चला गया वो? इजिप्ट spanning both Africa and Asia. It is bordered by the Mediterranean Sea. Yeah, of course, it's a Mediterranean Sea से तो साझा करता ही है. Sea to the north and the Red Sea to the east. Yes, Red Sea के साथ ईस्ट में है, नॉर्थ के साथ. Suez Canal is located in Egypt, which connects the Mediterranean Sea to the Red Sea. Nile River does not flow the नाइन रिवर तो उसके मतदान है. 4 नंबर स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया. 1, 2, 3 सही है. इजिप्ट इज ए ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है भैया. एक ट्रांस कंटिनेंटल, इजिप्ट इज ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्पेनिंग कंट्री, द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द एशिया. साउथ ईस्ट में इसका एशिया का हिस्सा पड़ता है. एक लैंड ब्रिज है फॉर्म बाय द सिनाई पेनिनसुला. तो सिनाई पेनिनसुला के साथ, सिनाई पेनिनसुला इज ए पार्ट ऑफ इजिप्ट. ये इजिप्ट का ही अपना भाग है. तो ये एशिया के साथ मतलब टच है. एशिया का हिस्सा जो है ना, सिनाई पेनिनसुला. बियरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स विद द फॉलोइंग ओशियन. तो दो प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जानते ही हैं आपको. बेरिंग स्ट्रेट, मेडिटेरियन सी कहाँ से आ गए? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट तो यहाँ पर है. प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, 1 और 3. Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. It connects with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. इन बहुत ही छोटा सा. Caspian Sea is bordered by, Caspian Sea, not Caspian, it's Caspian. Caspian Sea is bordered by, Caspian Sea रसिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है. कैस्पियन सी का बॉर्डर जो है रसिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, नॉट कजाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान. ईरान से भी बॉर्डर सरी करता है, तुर्कमेनिस्तान से भी करता है, ईरान से भी करता है, कजाकिस्तान से भी करता है. तो ये जो कैस्पियन सी है, एक तरफ रसिया, दूसरा कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान. ईरान साउथ में है. Consider the following statement regarding Darjeeling Himalayan Railway. DHR. Darjeeling Himalayan Railway started its operation in pre-independence era.
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कहाँ शामिल किया गया है उसको? कालका मेल को शामिल किया गया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। पहले बात तो दो को काटिए, एक और दो सही है यार। 141 साल पुराना ओल्ड माउंटेन रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग न्यू जलपाईगुड़ी, जो जलपाईगुड़ी है, न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग को जोड़ता है वेस्ट बंगाल में, अंडर द गुवाहाटी हेडक्वार्टर नॉर्थ गुवाहाटी हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, NFR। DHR एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। तो DHR ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्पेशल सर्विस सच एज स्ट्रीम जंगल टी सफारी, जंगल टी में घुसाएगा आपको। रेड पांडा देख सकते हैं, हिमकानिया। इट्स स्पेशल सर्विस इंक्लूड चार्टर ट्रेन्स, स्पेशल फिल्म शूटिंग ट्रेन्स एंड हेरिटेज डाइनिंग एक्सपीरियंसेस। तो तैयार रहिए अपने रिवेंज के लिए, अर्थात अपने सक्सेस के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू।